पोलैंड वर्क परमिट प्रोसेस में टोटल कितना खर्च आता है, कितना कॉस्ट आता है, क्या 9 लैक्स, 5 लैक्स, 10 लैक्स, 12 लैक्स। जैसा कि लाइव सेशन में मेरे एक व्यूवर ने मुझे बताया कि एजेंट उनसे 12 लैक्स की डिमांड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इतने पैसे लगते हैं पोलैंड वर्क वीजा प्रोसेस के अंदर, एंड इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक पीसीसी, अपोस्टाइल, बैंक स्टेटमेंट एंड आपका टीएमआई, मेडिकल, जो भी है एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगी। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें, एंड किसी भी एजेंट से अगर आप सपोज वर्क करवा रहे हैं, वर्क प्रोसेस करवा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस देने से आप बच सकें। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स के जो कॉस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। लाइक पासपोर्ट है, पासपोर्ट के सपोज आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसका कॉस्ट अलग होता है। अगर आप तत्काल में पासपोर्ट अपना रिन्यू कराते हैं तो उसके कॉस्टिंग अलग होती है, एंड अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। सपोज आपने वर्क वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में आपको तत्काल में रिन्यू करवाना होता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जब आप तत्काल में इमरजेंसी में रिन्यू कराते हैं उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। तो ये आपको एक कॉस्ट पता चला कि जब आप इमरजेंसी में कोई काम कराते हैं तो उसकी कॉस्टिंग हाई होती है, एंड जब आप नॉर्मल वे में काम करवाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है। तो पासपोर्ट की कॉस्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। देन आफ्टर अब आता है पीसीसी। पीसीसी आपको करवाना होता है। इस सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो पीसीसी के बाद आता है एमईए अपोस्टाइल। देन आफ्टर आता है मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि आपको इस वीजा प्रोसेस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, टीएमआई जिसको बोलते हैं, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो इसके लिए आपको जो चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के को जो प्रीमियम पे करना होता है उसके चार्जेस अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से एजेंसी से आपने टीएमआई लिया है, क्योंकि पोलैंड वर्क वीजा प्रोसेस के लिए अलग अलग एजेंसीज मेंशन की गई हैं पोलिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी एजेंसी से आप लोग टीएमआई लेते हैं। अब आती है बात बीएफएस सर्विस चार्ज की, जो कि सभी के लिए इक्वल होता है। बीएफएस सेंटर में क्योंकि यहाँ पर पोलैंड की बात हो रही है तो पोलैंड का जो सर्विस चार्ज है बीएफएस सेंटर में, वो जैसा कि आप लोगों को पता है 23,000 समथिंग है, तो वो सभी के लिए सेम होगा। उसके बाद आता है फ्लाइट टिकट एंड बैंक स्टेटमेंट। तो फ्लाइट टिकट जैसा कि आप लोग डमी टिकट लेते हैं प्रोसेस के अंदर, तो डमी टिकट में आई थिंक आपको 5 to 6,000 का कॉस्ट लगता है। एंड अब आता है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आपका ही एक डॉक्यूमेंट है जो आपको सिर्फ एम्बेसी में शो करना होता है कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स है, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप उस कंट्री में जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये तो इसमें एक्सपेंसेस नहीं हुआ, बट आपको इसके लिए सेविंग करनी होती है। तो ये कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, ये आप ही के पास ये एक्सपेंस रहता है, ये अमाउंट आपके पास रहता है, ये फंड्स आपके पास रहता है, ये किसी को देना नहीं होता है, बट इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने अपोस्टाइल के बारे में बताया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि चेकलिस्ट में मेंशन है, यहाँ पर मेरे पास चेकलिस्ट है, तो आप चेकलिस्ट में देख सकते हैं। पॉइंट नंबर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में दिए गए 6.5.1 में आपको इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को आपको लीगलाइज कराना होता है। तो जब भी आप इसको लीगलाइज कराएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, क्योंकि आप एक एजेंसी के सर्टिफाइड एजेंसी से अगर आप अपोस्टाइल करवाते हैं तो आप उस एजेंसी को पे करते हैं ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपोस्टाइल हो जाए। तो इसकी एक कॉस्टिंग आई थिंक आपको 5 to 6,000 के अंदर आपका अपोस्टाइल हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट। तो ये एक अपोस्टाइल की कॉस्टिंग आपको समझ में आ गई। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या एवरी डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना जरूरी है। एवरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, मुझे आपसे जानना है, क्योंकि चेकलिस्ट में आपके एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के बारे में लिखा गया है कि वो लीगलाइज होना चाहिए। लेकिन किस केस में? किसी किसी के पास एजुकेशन नहीं है, लाइक 8th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, तो आप उस केस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल नहीं करवा सकते। आपके पास जो 10th मार्कशीट होती है, 12th मार्कशीट होती है, हाईली एजुकेटेड एजुकेशन मार्कशीट जो होती है, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, उनको लीगलाइज कराना होता है। और ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो ये आपको भी पता है कि आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, तो उस केस में आपको पहले से ही अपोस्टाइल कराकर रखना होता है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्क परमिट आने में आपके पास कितना टाइम रह गया है, वर्क परमिट प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी आप अपोस्टाइल भी करवाते हैं तो वो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, वो भी एक्सपायर होता है।
तो ये सब आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपका एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट की या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो उस केस में आपको अपोस्टाइल कराना होता है। आई होप आप समझ के होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जब चेकलिस्ट में ये मेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट तो फिर देना क्यों रिक्वायर्ड है। तो बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपसे इसकी डिमांड कर सकती है। अब जब भी आप बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, इससे आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन इसको देना कैसे है, इस स्टेटमेंट को रेडी कैसे करना है, आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट क्लियर एंड जेन्युइन रखना है, नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखना है, ताकि आपका जो स्टेटमेंट बने वो नेचुरल बन करके आए। लाइक आपने कितना सेव किया, कितना डिपॉजिट किया, कितना एक्सपेंस किया, जो भी नेचुरल जैसे आप यूज करते हैं अपने अकाउंट को, बस वैसे ही उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसमें शो करनी चाहिए एंड क्लियर एंड जेन्युइन होना चाहिए। उस पर प्रॉपर स्टैंप एंड सिग्नेचर होने चाहिए बैंक के एंड सील होना चाहिए। जब भी आप एम्बेसी में इसको सबमिट करने जाएं तो आप अपॉइंटमेंट से 1 वीक पहले आप अपने बैंक का स्टेटमेंट रेडी करवा लें। उसके बाद इसका स्टेटमेंट लेकर के आप सबमिट करें। अब आती है बात कि ये स्टेटमेंट आपको कितने मंथ्स का देना है। लेटेस्ट 3 to 6 मंथ्स का आप दे सकते हैं। अगर आपको 3 मंथ्स का देना है तो आप लेटेस्ट 3 मंथ्स का दीजिए। अगर आपको 6 मंथ्स का देना है तो लेटेस्ट 6 मंथ्स का दीजिए। मीन्स जब भी आपकी अपॉइंटमेंट आती है उससे 3 मंथ्स। तो इस तरह से आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट रेडी करना है। तो ये एक एक्सपेंस नहीं हुआ, ये आपका ही अकाउंट है, आपको अपने अकाउंट में फंड शो करना है। अगर आपके पास फंड्स अच्छे हैं तो उसका स्टेटमेंट अच्छा बनता है, एंड आपके अकाउंट में फंड्स कम भी हैं तो उसकी नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ही आपको दिखानी है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे कि 50,000 का दिखा सकते हैं या फिर 1 लाख का दिखा सकते हैं, तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। एंड लाइव सेशन में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि बैंक स्टेटमेंट को दिखाने के लिए कितने फंड्स होने चाहिए। तो पॉलिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया, ये फिक्स नहीं किया है कि आपके अकाउंट में कितने फंड्स होने चाहिए। आपको खुद सोचना है कि अगर आपके अकाउंट में फंड्स अच्छे हैं, लाइक 3 to 4 lakhs, 2 to 3 lakhs भी हैं, तो उससे एक स्टेटमेंट अच्छा रेडी होता है। तो बस सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट रेडी करना है बैंक का एंड इसको सबमिट करना है, जो कि जेन्युइन होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बैंक का स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करते हैं एंड उसको सबमिट कर देते हैं। ऐसा कुछ कैंडिडेट कर चुके हैं, मुझे उनके बारे में पता है कि उन्होंने सबमिट किया था पीडीएफ फॉर्म में, उन्होंने अपने बैंक का स्टेटमेंट सबमिट किया था, जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन आया था। तो आप लोग ये काम मत कीजिएगा। जो भी जेन्युइन प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर जो ऑफिशियल चार्जेस हैं, ऑफिशियल कॉस्ट है, वो आपको कितना लगेगा ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। एंड अब बात करते हैं एजेंट की। एजेंट कितने आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि लाइव सेशन में आपने बताया, मेरे एक व्यूअर ने बताया कि 12 लाख की डिमांड वो कर रहे हैं। तो आप लोग इस स्कैम में मत फंसिए, इतने चार्जेस नहीं लगते। अगर आप सेल्फ एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 3 to 4 lakhs में आपको पोलैंड का प्रोसेस हो जाता है। एंड अगर आप किसी एजेंसी से करते हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सी एजेंसी से करते हैं, कितने चार्जेस वो करते हैं आपको। उसके बाद बात आती है कि वो लोग आपको टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप पे कर रहे हैं तो आप उसका प्रोसेस भी आप देखेंगे, आपको आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी आने चाहिए। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग एजेंट्स को इतना पे करते हैं, उसके बाद भी आपके हाथ में वर्क परमिट तक नहीं आता है 2 years तक। तो आप लोग इस स्कैम में मत फंसिए। सर्टिफाइड एजेंसी से कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कराइए एंड बहुत ही सोच समझकर आप इतने चार्जेस को पे कीजिए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के कॉस्ट के बारे में पूछना है या फिर और भी कोई नॉलेज लेनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, इसका रिप्लाई आ जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आपके लिए, आपके माइंड में कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। तो मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।